नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा कि थोड़ी सी रेगुलरिटी है वो अपनी टूट गई थी। कुछ स्वास्थ्य का पाया मेरा कमज़ोर था और कुछ बीच में मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी, तो उस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कम दे पाई। तो अब अपनी क्लास है वो रेगुलर रहेगी। पीछे हम कर रहे थे पाचन तंत्र मित्रों। तो पाचन तंत्र में हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे, मतलब 3 क्लासें हमने पाचन तंत्र में पढ़ ली थी और उसमें अमाशय की संरचना हमने पढ़ ली थी। आगे अब उसमें बात करते हैं। अमाशय के बाद आपको बताया था आहार नाल का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था मित्रों, याद हो तो आपको। उसमें आपको क्या बताया था? यही बताया था कि आहार नाल शुरुआत होती है मुख से, मुख खुलता है मुख गुहा में। मुख गुहा किसमें खुलेगी? ग्रसनी में। ग्रसनी खुलेगी ग्रसिका में और ग्रसिका खुलेगी अमाशय में। अमाशय खुलेगी छोटी आंत में, छोटी आंत खुलेगी बड़ी आंत में और बड़ी आंत अंत में खुलेगी गुद्दा पर। यह बताया था आपको। अब हमने अमाशय में पढ़ा था कि 3 पार्ट होते हैं उसके, 3 प्रकार की उसमें जठर कोशिकाएं पड़ी थी, बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी ना, क्या निकलता है ये सारी बातें उसमें बता दी थी आपको। अब बात करते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत में आपको याद रखना है, सबसे पहले छोटी आंत इसके होते हैं 3 भाग। कितने भाग मित्रों? 3। पहला ग्रहणी, दूसरा भाग अग्र क्षुद्रांतर, तीसरा भाग क्षुद्रांतर। अब इस से ही मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से समझना इस चीज को। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर, ये किसके भाग है? छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। अब छोटी आंत आपको पता है कि ये होती है लगभग 6 से 7 मीटर की और व्यास होता है इसकी, ये तो है इसकी लंबाई, ठीक है, और व्यास होता है इसका 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, बात कर रहा हूं ग्रहणी की। ग्रहणी होती है मित्रों लगभग 1 मीटर की। कितने मीटर की? 1 मीटर की। पीछे वाली क्लास में लास्ट में इस पे थोड़ा सा बताया था। अग्र क्षुद्रांतर होता है 2 से 2.5 मीटर का। क्षुद्रांतर होता है 3 से 3.5 मीटर का। ये लगभग में। तो आपसे पूछ ले कि छोटी आंत का कौन सा भाग है वो सबसे बड़ा होता है, तो सीधी सी बात है, कौन सा भाग है? क्षुद्रांतर। कितना होता है? 3 से 3.5 मीटर। ये आपको याद रखना है। ग्रहणी छोटी आंत लंबाई 6 से 7 मीटर, व्यास 3 से 4 सेंटीमीटर। कितने भाग? 3 भाग। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने ग्रहणी की। किसकी बात करते हैं? ग्रहणी की। तो आपको याद रखना है क्या कि जो ग्रहणी है उससे कुछ पाचक पदार्थ निकलेंगे। क्या निकलेंगे? कुछ पाचक पदार्थ। बात कर रहा हूं मैं किसकी? ग्रहणी की। ग्रहणी छोटी आंत वाली वो ग्रहणी नहीं, ठीक है, हिंदी वाली वो दूसरी होती है, ठीक है। ग्रहणी में आपको पता होने चाहिए सबसे पहले किसके बारे में? पाचक पदार्थ के बारे में। पाचन तंत्र में 2 चीजें होगी मित्रों, एक तो पाचक पदार्थ और एक होगा एंजाइम। जैसे मैंने लार की बात की थी, अमाशय पढ़ा था ना हमने, अमाशय में बताया था पेप्सिनोजन, लाइपेज, ये क्या होता है? एंजाइम। और एंजाइम होते हैं प्रोटीन के अणु। किसके अणु? प्रोटीन के। यहां पर बात आ रही है पाचक पदार्थ की। तो ग्रहणी में या ग्रहणी से कुछ पाचक पदार्थ निकलते हैं, उनके नाम और उनका काम यह पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पहला सिक्रेटिन। पहला पाचक पदार्थ कौन सा है मित्रों? सिक्रेटिन। दूसरा कोलिसिस्टोकाइनिन। दूसरा कौन सा? कोलिसिस्टोकाइनिन। उसके बाद में तीसरा
मोटिलिन, कौन सा? मोटिलिन। और चौथा है एंटेरोगैस्ट्रोन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेलवे वाले तो भूलना ही मत। रीट L1 में नहीं पूछता, पटवार के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राम सेवक आ रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से क्या आप क्वेश्चन पूछेगा ये आपको पता होना चाहिए। पाचक पदार्थ, बात किसकी चल रही है? पाचक पदार्थ की। कौन से पाचक पदार्थ जो ग्रहणी से स्रावित होते हैं? पहला कौन सा है? सिक्रेटिन। दूसरा कौन सा है? कोलिसिस्टोकाइनिन। तीसरा कौन सा है? मोटिलिन। चौथा कौन सा है? एंटेरोगैस्ट्रोन। अब इनका काम क्या है और ये कहां से निकलते हैं? सिक्रेटिन, सिक्रेटिन स्पेलिंग होगी S से शुरू, तो याद रखना है ये ग्रहणी की कौन सी कोशिका से निकलेगा मित्रों? S कोशिका से। कौन सी कोशिका से? S कोशिका से। कोलिसिस्टोकाइनिन याद रखना है ग्रहणी में होती है I कोशिका। कौन सी कोशिका? I कोशिका। मोटिलिन M कोशिका। कौन सी कोशिका? M कोशिका। एंटेरोगैस्ट्रोन ये निकलता है ग्रहणी की आंतरिक भित्ति से। किससे निकलता है? ग्रहणी की आंतरिक भित्ति से। ये तो पता चला हमने कि ये निकलते कहां से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए शायद। सिक्रेटिन S कोशिका से, कोलिसिस्टोकाइनिन I कोशिका से, मोटिलिन M कोशिका से, एंटेरोगैस्ट्रोन है वो किससे निकलता है? आंतरिक भित्ति से। किसके आंतरिक भित्ति से? ग्रहणी की। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मामला, साथ के साथ समझते रहना। सबसे पहले सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करेगा? ये पूरा का पूरा खेल चलेगा अग्नाशय पर। ये निकलते ग्रहणी से लेकिन काम करते हैं पैनक्रियाज अग्नाशय पर, पढ़ेंगे अगली क्लास में अग्नाशय क्या होती है। सिक्रेटिन क्या करता है? ये अग्नाशय को बोलता है कि अग्नाशय जी आप अपना अग्नाशय रस छोड़ दीजिए। अग्नाशय से अग्नाशय रस के स्त्रवण को कौन सा पाचक पदार्थ नियंत्रित करेगा? तो याद रखना है कौन सा मित्रों? सिक्रेटिन। कौन नियंत्रित करेगा? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन का काम क्या है? अग्नाशय रस के स्त्रवण को कंट्रोल करना। अग्नाशय रस अग्नाशय से निकलता है, बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से। कोलिसिस्टोकाइनिन, अब जो अग्नाशय रस निकलेगा वो कहां से निकलेगा? अग्नाशय से। वो भोजन में आएगा कहां पर? ग्रहणी में। जब अमाशय से भोजन आ जाएगा छोटी आंत की ग्रहणी में, तब अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलकर कहां पहुंचेगा? ग्रहणी में। और कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है कि अग्नाशय रस को एंट्री देनी है कि नहीं देनी? जैसे कोचिंग में कार्ड चेक करने वाले खड़े रहते हैं, उसी तरीके से कोलिसिस्टोकाइनिन भी ग्रहणी पर खड़ा रहता है कि अग्नाशय रस आएगा उसको मैं कंट्रोल करूंगा कि प्रवेश देना है कि नहीं देना। अग्नाशय रस के ग्रहणी में प्रवेश को नियंत्रित कौन करेगा? कोलिसिस्टोकाइनिन। ये तो निकलवाएगा सिक्रेटिन, ये कंट्रोल करेगा, ये तो निकलवाएगा और ये प्रवेश को नियंत्रित कर, प्रवेश करवाना है कि नहीं करवाना। मोटिलिन किससे निकलता है? M कोशिका से। ये क्या करता है? अग्नाशय रस के स्त्रवण को कम करता है। अग्नाशय रस के स्त्रवण को क्या करेगा? कम करेगा। कि अग्नाशय रस अब निकल गया, बहुत है, इतनी जरूरत है, अब रुक गया। कम कौन करेगा? मोटिलिन। बच गया कौन सा? एंटेरोगैस्ट्रोन। गैस्ट्रोन, गैस तो अमाशय में बनती है, सीधी सी बात याद रखो। और अमाशय में आपको बताया होगा अगर याद हो तो, G कोशिका गैस्ट्रिन निकल रही थी ना, गैस्ट्रिन पाचक पदार्थ निकल रहा था। गैस्ट्रिन क्या कर रहा था? जठरस पर नियंत्रित कर रहा था, मैंने बताया था आपको। एंटेरो, एंटेरो मतलब एंटी, एंटी मतलब विपरीत। किसके? गैस्ट्रोन के। गैस्ट्रोन का मतलब गैस्ट्रिन कोशिका, जो गैस्ट्रिन निकलता है उसके। एंटेरोगैस्ट्रोन निकलेगा किससे? ग्रहणी की आंतरिक भित्ति से। लेकिन काम क्या करेगा? गैस्ट्रिन के विपरीत। मतलब गैस्ट्रिन कोई भी काम करे, अगर जठरस को कम करेगा तो ये उसको बढ़ा देगा। समझ में आई बात? तो ये था ग्रहणी से निकलने वाले पाचक पदार्थ। समझ में आया? ग्रहणी 1 मीटर की, सिर्फ संरचना बता रहा हूं, काम किस में क्या होगा वो नहीं बता रहा। पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं बताई है भाई।
पाचक पदार्थ 4 याद रखनी है, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, मोटेलिन और एंटेरोगेस्ट्रोन। सिक्रेटिन एस सेल से, आई सेल, एम सेल आंतरिक भित्ति से। ये क्या करेगा? स्त्रवण को नियंत्रित, कि स्त्रावित करना है कि नहीं करना, क्या? अग्नाशय रस। आई कोशिका कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? अग्नाशय रस के ग्रहणी में प्रवेश को कंट्रोल करेगा, कि प्रवेश करवाना है कि नहीं करवाना, इसकी फीस दी हुई है नहीं दी हुई, ठीक है। मोटिलिन एम कोशिका क्या करेगा? ये अग्नाशय रस के स्त्रवण को कम कर देगा। एंटेरोगेस्ट्रोन गैस्ट्रिन के विपरीत कार्य करेगा। समझ में आया? ये थे पाचक पदार्थ किसके? ग्रहणी के। अब कई बार क्वेश्चन आता निम्न में से पाचक पदार्थ है या निम्न में से पाचक पदार्थ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए पाचन तंत्र में एंजाइम कौन से होंगे और पाचक पदार्थ कौन से होंगे। पाचक पदार्थ 5 आ चुके, एक तो गैस्ट्रिन और 4 ये। एंजाइम अभी तक बताया नहीं है कोई, बताऊंगा। तो ये था जी ग्रहणी। लास्ट बात इस ग्रहणी की, फिर आगे बढ़ते। अब आपको अगर पता हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी अमाशय में, HCl, और HCl में आपको बताया था कि भोजन में HCl मिलेगा। HCl को कार्य करने के लिए pH बताई थी 1.8 बताई थी ना, ये आपको पता होगी। यानी कि अमाशय में जो भोजन होगा वो होगा अम्लीय भोजन, होगा या नहीं होगा? अब भोजन अमाशय से छोटी आंत में आएगा तो सबसे पहले कहां आएगा? ग्रहणी में आएगा या नहीं आएगा? अब ग्रहणी में जब भोजन आएगा तो ग्रहणी में मैंने अभी बताया भोजन में क्या मिलता है? अग्नाशय रस। ये सारा कार्यक्रम तभी तो हुआ है। ग्रहणी में भोजन में क्या मिलेगा? अग्नाशय रस। और अग्नाशय रस की पीएच अगर आपको पता होगी, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अगली क्लास में अग्नाशय रस करवाऊंगा तो उसमें आएगी। उसकी पीएच होती है 7.8, यानी कि उसको माध्यम चाहिए क्षारीय। लेकिन भोजन कौन सा आ रहा है? अम्लीय। अम्लीय क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें अम्ल मिला है ना, HCl मिला है ना। तो छोटी आंत में जो भोजन आता है वो होता है अम्लीय, लेकिन भोजन होना कौन सा चाहिए? क्षारीय। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ग्रहणी अपने आप एक काम कर देती है, क्या? कि ग्रहणी की जो ग्रहणी होती है उसकी आंतरिक भित्ति में, कौन सी भित्ति में? आंतरिक भित्ति में एक ग्रंथि पाई जाती है। वैज्ञानिक था उसके नाम पर ब्रूनर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? ब्रूनर ग्रंथि, जो किसका स्त्रवण करती है मित्रों? श्लेष्मा का। किसका स्त्रवण करती है? श्लेष्मा का। श्लेष्मा का स्त्रवण किससे होता है? ब्रूनर ग्रंथि। यह क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि ब्रूनर ग्रंथि है वो आहार नाल के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है? ग्रहणी में। ब्रूनर ग्रंथि का काम आपको याद रखना है कि इससे क्या निकलता है? श्लेष्मा। और ये श्लेष्मा क्या करेगा? अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में परिवर्तित करना किसका काम है? श्लेष्मा का। और कौन से श्लेष्मा का? जो किससे निकलता है? ब्रूनर ग्रंथि से। और ब्रूनर ग्रंथि कहां पर? ग्रहणी की आंतरिक भित्ति में। अब ये ग्रहणी कंप्लीट होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज है काफी, खास करके रेलवे के लिए, ठीक है। डी ग्रुप एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, तैयार रहिएगा। अब बात आती है आगे, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी, दूसरा और तीसरा भाग अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर। संरचना से उससे कोई बात आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि इनमें भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया होती है, और अवशोषण आपको बताया था पाचन के बाद होगा। तो अभी यहां पे नहीं बताएंगे क्योंकि हमने पाचन तो किया ही नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ संरचना पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो याद रखना है, नोट्स में आप नोट डाउन कर लेना। अगर क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर, यहां भोजन के अवशोषण से संबंधित प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बड़ी आंत में तो मित्रों आपको याद होगा, छोटी अमाशय खुलती है छोटी आंत में, और भूतकाल की स्मृति में आपको बताया था अमाशय का छोटी आंत में खुलना एक पाइलोरिक कपाट बताया था, पाइलोरिक वॉल्व, वो कंट्रोल करता है। छोटी आंत खुल रही है किसमें? बड़ी आंत में। तो यहां भी एक कपाल होगा
या सॉरी कपाट होगा, जिसका नाम आपको याद रखना है, नाम होता है इलियोसिकल कपाट। कौन सा कपाट? इलियोसिकल कपाट, जो भोजन को बड़ी आंत से कहां नहीं जाने देगा? छोटी आंत में। अब बड़ी आंत, छोटी आंत, ये आपको पता ही होगा कि लेंथ ज्यादा किसकी होती है? छोटी आंत की। फिर भी उसको छोटी क्यों कहते हैं? कि उसका व्यास है वो क्या होता है? कम होता है। सभी को ही पता होगा ये तो, ठीक है, फिर भी बता देता हूं। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर की। ये डाटा जो है ना एनसीईआरटी के हैं, आप कोई ल्यूसेंट वगैरह या लक्ष्य जो भी है, मैं ये नहीं कहता वो गलत है, पर उन्होंने जो डाटा लिया है वो शायद एनसीईआरटी से लिया है, नहीं लिया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहां पे जो डाटा बता रहा हूं मैं वो एनसीईआरटी का है। और सही भी किसका माना जाएगा? हम बार बार कहते आए हैं, किसका? बाबा एनसीईआरटी का। ठीक है, व्यास 6 से 7 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई। 3 भाग होते हैं इसके। कितने भाग? 3 भाग। पहला अंधनाल। यहां पर एक चीज आएगी अंधनाल में इंपॉर्टेंट, भूलना मत, वृद्धांतर और मलाशय। लंबाई बता देता हूं, 6 सेंटीमीटर का ये, लगभग 1.3 मीटर का वृद्धांतर। छोटी आंत में सबसे बड़ा था क्षुद्रांतर, बड़ी आंत में सबसे बड़ा है वृद्धांतर। मलाशय 10 से 15 सेंटीमीटर का। ये तो इनकी लंबाई। अब बात करते हैं अंधनाल की। डायग्राम दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए कि सर ये सीधा बता दिया, थ्योरेटिकल डायग्राम में भी दिखाएंगे आपको। छोटी आंत संरचना संबंधित जितनी भी बातें थी हम कर चुके हैं। बात आ रही है बड़ी आंत की। बड़ी आंत की संरचना से संबंधित बातें हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंधनाल। 6 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है ये, ठीक है, यह भाग है। इस अंधनाल में याद रखना, इस अंधनाल से एक छोटी सी नलिका निकलती है। डायग्राम में आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है हल्का, ये छोटी आंत है और यहां से ये बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ये मलाशय, ठीक है, ये मलाशय है, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक का भाग है वो वृद्धांतर है, ये अंधनाल है। और यहां से थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं, छोटी सी होती है। ठीक है, कहां पर मित्रों? अंधनाल। अंधनाल में आपको याद रखना है, इस अंधनाल में 8 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जिसका नाम होता है परिशेषिका या कर्मी रूपी परिशेषिका। कर्मी रूपी परिशेषिका आपको पता होगा, जिसको आप कहते हो अंग्रेज बन के अपेंडिक्स, उसको हिंदी में कहते हैं परिशेषिका। तो परिशेषिका या अपेंडिक्स पाचन तंत्र के किस भाग में होती है मित्रों? अंधनाल में। कई बार अंधनाल न देकर कौन क्या ऑप्शन दे देता? बड़ी आंत। परिशेषिका अंधनाल में होती है। क्या होती है अपेंडिक्स? कि अंधनाल में एक 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जिसका एक सिरा क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, अब कई पूछेंगे कि सर ये इसका ऑपरेशन क्यों होता है? अंधनाल का क्या होता है? एक सिरा बंद होता है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें फूड आता रहेगा, भोजन आता रहेगा। ठीक है, कई बार ज्यादा फूडी जो होते हैं ना, चटपटे ज्यादा खाते हैं, तो उनमें क्या होता है? भोजन आएगा लेकिन जाएगा कहाँ? यहीं रहेगा। अब ज्यादा कुछ दूषित भोजन कर लिया तो इसमें क्या हो जाए? इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको निकालना पड़ता है। अब बात आती है कि अपने काम की क्यों नहीं? क्योंकि अपने सेलुलोज का पाचन नहीं करते। मतलब ये अपेंडिक्स अपने अंदर निष्क्रिय होती है। सक्रिय किसमें होती है? जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, मतलब जो पादपों को खाते हैं, जैसे खरगोश, गाय। ठीक है, ये क्या है? सेलुलोज का पाचन करते हैं, तो इनमें ये क्या होती है? एक्टिव होती है। अपने सेलुलोज का पाचन करते नहीं तो अपने क्या होती है? निष्क्रिय होती है, इसलिए इसको अवशेषी अंग माना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा तो पूछेगा क्या परिशेषिका किस भाग में होती है? अंधनाल में। दूसरी बात, अपने
जो आहार नाल होते हैं उसमें कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव भी किस में स्थित होते हैं? अंधनाल में। क्वेश्चन आ जाता है भोजन से संबंधित या पाचन से संबंधित सूक्ष्म जीव है वो पाचन तंत्र के किस भाग में होते हैं? तो किस भाग में होते हैं? अंधनाल में। दो ही बातें याद रखनी है, अंधनाल बुल्लीफॉर्म अपेंडिक्स मतलब कर्मी रूपी परिशेषिका कहां पर होती है? अंधनाल में। पाचन से संबंधित या भोजन से संबंधित सूक्ष्म जीव कहां होते हैं? अंधनाल में। वृद्धांत्र संरचना की बात करें तो इस वृद्धांत्र के मित्रों 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। आप तीनों को क्रम से नाम याद रख लेना। आरोही, अनुप्रस्थ। अब यहां पे कहेंगे कि अनुप्रस्थ आरोही आ गया तो अवरोही आएगा? अवरोही नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? अनुप्रस्थ। ये 3 भाग क्रम से याद रख लेना। किसके हैं ये? वृद्धांत्र के। मलस्य में मल इकट्ठा होगा, लास्ट में पहुंचेंगे। तो बात कर रहे हैं बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत के 3 भाग, अंधनाल, वृद्धांत्र, मलस्य। वृद्धांत्र के फिर 3 भाग क्रम से याद रखने हैं। कौन कौन से? आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। ठीक है, बता देता हूं डायग्राम में थोड़ा सा। ये भाग है आरोही, आरोही। ठीक है, ये अनुप्रस्थ। डायग्राम सारी संरचना हो जाएगी ना तब दोबारा बताऊंगा। और ये अवरोही। अनुप्रस्थ, अवरोही, आरोही, क्रम से याद रखना है। ठीक है, अमाशय, यहां से छोटी आंत शुरू होती है, यहां पर ग्रहणी होती है इसके पीछे की तरफ। ये कुंडलित भाग है अग्र क्षुद्रांतर, ये क्षुद्रांतर, अंधनाल, वृद्धांतर, मलस्य। ठीक है, दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि साहब ये बड़ी आंत करती क्या है? बड़ी आंत कुछ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सुनते रहिएगा। ठीक है, नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद अवशोषण होगा ना, तो भोजन में उपस्थित या पाचित भोजन में उपस्थित जल है उसका अवशोषण कहां पर होता है? बड़ी आंत में। उसके अलावा बड़ी आंत में कुछ नहीं होता। बड़ी आंत सिर्फ श्लेष्मा म्यूकस का स्त्रवण करती है, जो क्या होता है कि जो अपचित भोजन है उसको आसानी से, यानी कि मल बाहर निकल जाए आसानी से, उसमें सहायक होती है। अब अगर आपको पीछे की क्लास का कुछ याद हो तो मैंने एक बात बताई थी कि ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा। मैंने कहा था आहार नाल का ऐसा भाग जिसमें पाचन से संबंधित कोई क्रिया नहीं होती लेकिन भोजन कर्माकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है। बताया था ना, कौन थी? ग्रसिका या ग्रास नाल। और यहां पर भी सेम क्वेश्चन, आहार नाल का वह भाग जिसमें पाचन से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं होती लेकिन जल का अवशोषण होता है, वो कौन होगी? बड़ी आंत। समझ में आया क्वेश्चन? बड़ी आंत कंप्लीट हुई, मुख गुहा कर ली, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, संरचना की है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आहार नाल हमने पढ़ ली, अब पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां। क्या पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियां। वैसे तो 4 होती है, जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय। जठर ग्रंथियां हमने पढ़ ली है, लार, यकृत और अग्नाशय, ये 3 पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पाचन पर पाएंगे बात। समझ में आई बात? तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने मित्रों लार ग्रंथियां। टॉपिक का नाम है आहार नाल हो गई है अपनी, दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो पाचक ग्रंथियों में पहली है लार ग्रंथि। याद रखना है आपको कि मनुष्य में लार ग्रंथियां होती है, वो होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और प्रत्येक लार ग्रंथि है वो किसमें होती है? जोड़े में होती है, यानी कि इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 6। ये डी ग्रुप वाले पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि मनुष्य में लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। 3 भी था ऑप्शन में, 6 भी था। अब आप बताओ 3 को सही करोगे या 6 को? क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है?
तो प्रकार पूछे न कि संख्या पूछी है, और संख्या पूछता तो 6, प्रकार कितने हैं? 3 ही प्रकार की होती है। अब तीनों कौन कौन सी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। पहली है कर्णपुरव, नाम से स्पष्ट है, कान से पहले होगी। दूसरी है अधोजीवा, मतलब अधो का मतलब नीचे, जीवा का मतलब जीभ के नीचे। तीसरी हल्के नीले रंग की होती है, देख लेना चाहिए आप शीशे में, ठीक है। अधोजंब, या इसको कहते हैं अवचुंबकीय। जंब का मतलब है जबड़ा, अधो का मतलब निचला जबड़ा, यहां पर, ठीक है। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां निचले जबड़े में दोनों तरफ से आएगी, जीभ के नीचे दोनों तरफ से, फ्रेनुलम के दोनों साइड। कान 2 होते हैं तो अधो कर्णपुरव भी कितनी होगी? 2। सबसे लंबी पूछे तो सबसे लंबी लार ग्रंथि कौन सी होगी? कर्णपुरव, क्योंकि लार आती कहां पर है? मुख गुहा में, और मुख गुहा से सबसे ज्यादा दूर कौन है? कान ही है, तो सबसे लंबी यही होगी। सिंपल सी चीजें हैं, क्या लिखूं इसका, खुद कॉमन सेंस को यूज कर सकते हो। अब लार ग्रंथियों से निकलती है लार। एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि लार का स्रवण कब होता है, ठीक है। तो लार का स्रवण कब होगा? तो इसके 3 ही कारण हैं। पहला, मुख गुहा में भोजन की उपस्थिति, यहां पर भोजन का टुकड़ा रखा, लार निकल जाएगी। दूसरा, भोजन की गंध से, पड़ोस में हलवा बन रहा है और आपको दे नहीं रहे तो लार निकलेगी, निकलेगी या नहीं? या हलवा किसी को नहीं अच्छा लगता, कोई और आपकी पसंदीदा पकवान बन रही है तो लार निकलेगी। तीसरा, भोजन को देखने से, मिठाई की दुकान के बाहर खड़े हो, मिठाई देख रहे हो तो लार निकलेगी। तो ये तीनों ऑप्शन थे, और चौथा था उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी, लार निकलेगी, सीधी सी बात है। अब लार, बात कर रहा हूं मैं लार की। तो मित्रों, लार का संगठन बता रहा हूं। लार में 99% होता है जल और 1% होते हैं एंजाइम। अब एंजाइमों पे बात चल रही है। पाचक पदार्थ और एंजाइम दोनों अलग अलग चीज होते हैं। एंजाइम प्रोटीन पदार्थ होते हैं, ठीक है, पाचक पदार्थ प्रोटीन पदार्थ नहीं होते। एंजाइम 1% जल होता है, 99% एंजाइम होते हैं 2। सिर्फ यहां पर नाम, पहला टाइलिन, या इसको कहते हैं लार एमाइलेज। याद रखना है, कल की क्लास में फिर आएगा। लार में कितने एंजाइम? 2। पहला टाइलिन या लार एमाइलेज, दूसरा लाइसोजाइम, आंसू में भी था ये, ठीक है। लार में कितने एंजाइम? 2। कितने प्रतिशत भाग में? 1% भाग में। टाइलिन या लार एमाइलेज, इसको कार्य करने के लिए याद रखना है मित्रों, पीएच चाहिए 6.8। कितनी? 6.8, यानी कि ये प्रबल अम्लीय होगा या दुर्बल अम्लीय? 7 के पास में है या 7 से दूर है? 7 के पास है, और 7 के बाद क्या होता है? क्षारीय, यानी कि ये क्या है? दुर्बल अम्लीय। लाइसोजाइम, इसका काम क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे क्या करता है, ठीक है। लाइसोजाइम, इसको कहते हैं प्रतिजीवाणु कारक, जीवाणुओं को नष्ट करने वाला। यह आपको पता होगा कि अपनी लार है उसमें प्रतिरक्षा का गुण पाया जाता है। प्रतिरक्षा का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस से इसको, ये अपने शरीर को बचा लेगा। प्रतिरक्षा का मतलब है कि कोई सूक्ष्म जीव जो शरीर के अंदर प्रवेश करने पर हानिकारक इफेक्ट डालेगा, जहां तक इसकी कैपेसिटी होगी उनको रोक लेगा। जैसे कई बार अंदर छाले हो जाते हैं, मुंह फट जाता है, तो लार है वो उसको ठीक कर देगी, कोरोना वायरस को ठीक नहीं करेगी, कोरोना वायरस को तो फैलाएगी, ठीक है। तो याद रखना है प्रतिजीवाणु कारक लाइसोजाइम। कई बार देखा होगा आपने, गली में कुत्ते को देखा होगा, देखा ही होगा, ठीक है, एलियन तो नहीं, आप कुत्ते तो देखते ही हो। तो आपने देखा होगा कुत्ता, अगर कुत्ते के कहीं लग जाए चोट, तो या तो वो खुद उसको जीभ से चाटेगा या किसी दूसरे कुत्ते से कहेगा तू चाट दे यार मेरे ये। क्यों? क्योंकि उसके जीभ में प्रतिरक्षा का गुण है, लार में। किस कारण? लाइसोजाइम के। और यही अपने सिस्टम है।
तो ये लार ग्रंथियां क्या काम करती हैं, पाचन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे, सिर्फ नाम याद, कर्णपूरक कान से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अधोजीवा, जीवा से नीचे, अधोजम निचले जबड़े के पास लार निकलती है, 3 प्रकार की क्षय होती है। लार में 99% जल और 1% एंजाइम। एंजाइम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, टाइलिन या लार एमाइलेज, दूसरा है लाइसोजाइम। प्रतिजीवाणुकारक लिख लेना इसको, लाइसोजाइम को। बात करते हैं आगे। दूसरी है यकृत, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, याद रहेगा। यकृत है वो इस तरह से 2 पालीनुमा संरचनाओं से निर्मित होती है और जिनके अंदर लीवर सेल या रक्त कोशिकाएं होती है जो पूरे यकृत का निर्माण करती है। और इन पालीनुमा संरचनाओं के चारों ओर ये जो आवरण है संयोजी उत्तक, ये नाम पीछा नहीं छोड़ेगा, पहले भी आया है। संयोजी उत्तक से बना हुआ आवरण पाया जाता है यकृत के चारों ओर और उस आवरण को कहते हैं, नाम याद रखना, गिल्सन्स कैप्सूल। क्वेश्चन आता है गिल्सन्स कैप्सूल किससे संबंधित है, तो याद रखना है आपको, गिल्सन्स कैप्सूल किससे संबंधित है, यकृत से। क्या होता है, यकृत के चारों ओर पाया जाने वाला संयोजी उत्तक का आवरण। अब यकृत के काम है बहुत सारे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाचक ग्रंथियों में लीवर के कार्य बताए जाए। लीवर के कार्य ध्यान से समझिएगा, यकृत क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो इसमें तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, ठीक है। बात करते हैं यकृत के कार्य का। पहला, पित्त रस का स्त्रवण। पित्तरस का स्त्रवण कौन करता है, यकृत। यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस। याद रखना, पित्तरस कहां से निकलता है, यकृत से जमा होता है पित्ताशय में। पित्तरस पित्ताशय सेम है। क्वेश्चन आता है पित्तरस का स्त्रवण, पहला ही ऑप्शन होता है पित्ताशय, और मूर्ख व्यक्ति उसी को कि पित्तरस सेम है, ठोक दो। पित्तरस निकलता किससे, यकृत से। जमा कहां होता है, पित्ताशय में, और भोजन में कहीं और जाकर मिलेगा। पित्तरस में होता क्या है, इसमें बात करेंगे, जब अग्नाशय पढ़ेंगे तब उसमें दोबारा बताऊंगा। पित्तरस कहां से निकलता है, यकृत से। कि जब पाचन की प्रक्रिया करेंगे, ग्रहणी में भोजन में मिलेगा ये, तब पित्तरस की संरचना पढ़ लेंगे क्या होता है, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ देना, वैसे बता देता हूं आपको, सुन लीजिएगा। 2 वर्णक होते हैं, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन। कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। एकमात्र ऐसा रस है पाचन तंत्र में, जठर रस में एंजाइम थे, अग्नाशय रस में भी एंजाइम होंगे, लार में भी एंजाइम है। पित्त रस एकमात्र ऐसा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ये आगे बात करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देना नोट्स में। आगे बात करते हैं दूसरा कार्य। हमारे शरीर में वसा, विल्य, विटामिन ए और डी, इनका जो संग्रहण है वो कौन करता है या कहां होता है, यकृत में। विटामिन ए और डी का संग्रहण है वो कहां होता है, यकृत में। तीसरा, अपने यूरिया का उत्सर्जन करते हैं या नहीं करते, और यूरिया प्राप्त होती है अपने को अमोनिया से। उस अमोनिया को यूरिया में बदलना, अमोनिया है वो यूरिया में बदलती है तो कहां पर बदलेगी, यकृत में। नोट डाउन करते जाना, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है, यकृत में। उसके बाद 3 प्रोसेस है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वो तीनों अलग से है और इंपॉर्टेंट चीज है। 2 कार्य और बताऊंगा, वापिस आऊंगा इसमें। 3 प्रोसेस है जो लीवर में होती है, तीनों के नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ग्लाइकोजीनेसिस, रेलवे वाले इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। पहली कौन सी है, ग्लाइकोजीनेसिस, ठीक है। दूसरी है
जीनोलिसिस, और तीसरी है ग्लाइको नियोजिनेसिस। अब नाम इतने बड़े हैं तो आप कंफ्यूज तो होंगे ही होंगे, और इसी सीक्वेंस से आप इसको याद रखना। पहली कौन सी, एक बार पढ़िए आप इसको, ग्लाइकोजिनेसिस, दूसरी ग्लाइकोजिनोलिसिस, तीसरी ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। पहली कौन सी है, ग्लाइकोजिनेसिस। पहली कौन सी है जी, ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस में क्या होगा मित्रों, आपको याद रखना है, इसमें ग्लाइकोजिनेसिस में ग्लूकोज है वो किस में तब्दील होगा, जगह थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, दिखाई दे रहा है ना। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनेसिस। दूसरी है ग्लाइकोजिनोलिसिस, उल्टा है, ग्लाइकोजन है वो किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। अब ये तीनों आप कंफ्यूज मत होना जी, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ठीक है, सीधी परिभाषा आएगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोनियोजिनोलिसिस, और तीसरी है ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोज क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, ग्लाइकोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर ग्लूकोज का निर्माण हो किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त किसी अन्य अणु द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त किसी अन्य अणु के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। और ये तीनों की तीनों प्रोसेस कहां पर होती है, यकृत में। समझ में आई बात, यकृत में। पहली बात ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी अन्य अणु, वसा, प्रोटीन, ठीक है, उससे यदि ग्लूकोज का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पीछे दो कार्य वापस बताने थे, मैंने कहा था आपको, तीन हो गए। चौथा, फाइब्रोनोजन। प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक, रक्त के प्लाज्मा में होती है, बहुत बार सुना होगा। उस फाइब्रोनोजन प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। लास्ट बात, हिम्पेरिन। इस हिम्पेरिन का स्त्रवण, और इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा। हिम्पेरिन का स्त्रवण, ठीक है, कहां से होता है, यकृत से होता है, और इसको बोलते हैं थक्का रोधी पदार्थ। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सारी बातें करेंगे। तो ये था जी यकृत। ठीक है, पित्तरस का स्त्रवण, विटामिन ए और डी का संग्रहण, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन का निर्माण, हिम्पेरिन का स्त्रवण, और तीन प्रोसेस कौन कौन सी, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लाइकोनियोजिनेसिस। क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी बात पता होनी चाहिए। तो हमने छोटी आंत की संरचना पढ़ ली, बड़ी आंत की संरचना पढ़ ली, लार ग्रंथियां पढ़ ली और यकृत पढ़ लिया। कल अग्नाशय और अग्नाशय
के बाद है पाचन की प्रक्रिया और अवशोषण, पाचन तंत्र कंप्लीट है। और आज जो करवाया है उसको पढ़ना, अच्छे से समझना, उसके नोट्स बनाना। कल इसमें से आज जो पढ़ाया उसके 10 क्वेश्चन कल की क्लास में आपको करवाऊंगा, तो आप कितने का उत्तर दे पाओगे ये देखना। पीछे जो पाचन तंत्र के 3 पार्ट कराए उसके 10 क्वेश्चन में अभी कराऊंगा आपको। हिम्पेरिन पे बात चल रही थी। हिम्पेरिन होता है थक्कारोधी पदार्थ। मतलब थक्कारोधी पदार्थ का मतलब क्या होता है कि ये थक्का बनने से रोकता है। तो आप कहोगे सर हम तो चाहते हैं कि रक्त का थक्का बने, तो फिर ये थक्कारोधी पदार्थ कैसे? समझ में आई बात कि हम तो चाहते हैं कि थक्का बने, लेकिन ये थक्कारोधी पदार्थ फिर क्या करेगा ब्लड में, क्यों है? तो फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन, ये आप रक्त का थक्का पढ़ेंगे उसमें फिर से आएगा कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। वो सारे के सारे रक्त में ही होते हैं, विटामिन के, कैल्शियम, और ये वहीं पे प्रोसेस करके रक्त का थक्का बना लेते हैं। अब आप छोटी सी बात सोचिए कि रक्त है वो शरीर के अंदर है ना, और रक्त का थक्का बनाने वाले पदार्थ भी शरीर के अंदर है। तो बाई चांस रक्त का थक्का बन गया, मतलब रक्त अपनी रक्त वाहिनियों में रुक गया, तो क्या होगा? रक्त का थक्का शरीर के बाहर चोट लग जाए वहां पर तो मान लेते हैं कि होना चाहिए, शरीर के अंदर थक्का बनेगा तो वो कैसे चलेगा? तो ये हिम्पेरिन क्या करता है? रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनने देता। अगर ये नहीं होता तो जैसे अपने मस्तिष्क की बात करता हूं मैं, मस्तिष्क की जो रक्त वाहिनियां सबसे पतली होती है, तो वहां पर अगर रक्त का थक्का बन गया तो वो फट जाती है, जिसको हमारे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ठीक है, तो हिम्पेरिन क्या करता है? रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनने देता। लेकिन इसकी एक खास बात भी है, क्या? कि अगर इसको वायु मिल गई तो ये नष्ट हो जाएगा, फिर थक्का बनेगा। हमने देखा होगा डॉक्टर है वो इंजेक्शन लगाता है तो थोड़ी सी दवाई बाहर फेंकता है ताकि हवा ना रहे। क्यों? कि हवा ऐसे तो जा नहीं सकती, कहीं पे कट लगेगा तभी हवा जाएगी। इंजेक्शन दिया, बाई चांस हवा चली गई तो ये हवा इसको मार देगी, ये मर गया तो रक्त का थक्का बन गया। रक्त का थक्का जैसे यहाँ पर बनेगा तो ये वाहिनी मोटी है, ये फटेगी नहीं। लेकिन जहाँ पर थक्का बन गया, जहाँ पर ब्लड रुक गया, वहाँ पे चमड़ी मोटी हो जाती है। डॉक्टर बोलता है, कई बार आप ग्लूकोज की बोतल वगैरह लगाते हो तो आपने देखा वो ड्रिप वगैरह कि जहाँ पर लगी है वहाँ पे बहुत मोटा हो गया। डॉक्टर बोलता है बर्फ़ की लगा देना। अब उसको ही, हालांकि डॉक्टर की वजह से हुआ, उसने हवा छोड़ दी। ठीक है, तो हिम्पेरिन थक्कारोधी पदार्थ कहाँ से निकलता है? यकृत से। एक बात आपको पता होगी, यकृत में पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है लीवर सेल में। समझ में आया होगा? बड़े क्वेश्चनों पे जो पीछे की क्लास है उसके क्वेश्चन आपने पढ़े कि नहीं? अब कंटिन्यू होगी क्लास, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब ये भी कहोगे सर बार बार कहते हो, अब ये लास्ट है। ठीक है, अब कंटिन्यू होगी बड़े क्वेश्चनों की ओर। तो ले जी क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है पहला क्वेश्चन? शरीर में संग्रहित रहने वाली एकमात्र जल विलय विटामिन कौन सी है? कैसी विटामिन? जो क्या हो? शरीर में संग्रहित। तो शरीर में संग्रहित रहने वाली तो ADE विटामिन डी है ऑप्शन में, कर दोगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आगे क्या दे रखा है? जल विलय। और जल विलय तो नेज कारक वाली एक ही है, बताई थी कौन सी? विटामिन B12। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, अमाशय की किस कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्त्रवण होता है? ऑप्शन 1 श्लेष्माग्रीवा कोशिका, बीतिया कोशिका, ऑक्सीटिक कोशिका, पेप्टिक कोशिका। श्लेष्माग्रीवा कोशिका आपको अमाशय में बताई थी, अमाशय से श्लेष्मा छोड़ेगी श्लेष्माग्रीवा कोशिका। बीतिया, और उसी का नाम था ऑक्सीटिक कोशिका, जिससे क्या निकल रहा था? HCl और नेज कारक। और चौथी है पेप्टिक कोशिका, पेप्टिक या मुख्य कोशिका, जिससे क्या निकल रहा था? पेप्सिनोजन। तो क्या होगा इसका? 2 और 3 दोनों होंगे या नहीं होंगे? बीतिया ऑक्सीटिक कोशिका, HCl और नेज कारक निकल रहा था जिससे। समझ में ही बात? बढ़े आगे। आहार नाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पटवारी वालों के लिए।
आहार नाल के किस भाग में शल्की उपकला उत्तक, दो ही उत्तक थे, एक तो स्तंभाकार उपकला उत्तक और एक शल्की उपकला उत्तक। शल्की और स्तंभाकार, स्तंभाकार याद रखना मैंने बताया था कि स्तंभ वाली थी, वो दब गई थी जिससे जठर ग्रंथियां बनी थी, और जठर ग्रंथियां अमाशय में होती है, तो अमाशय में तो होगा नहीं, तो ये कहां पर होगा, ग्रसिका में। और शल्की उपकला उत्तक के कारण आपको पता होगा भोजन आगे बढ़ा था, कर्माकुंचन की गति हुई थी ना, हुई था। आगे ये लो जी, निम्न में से सही विकल्प, दांत है एक तरफ, संख्या सिंपल सा क्वेश्चन है। मोलर 8, 21, 23/21, 23 ऐसे याद रखो था, ठीक है। 2 और 2 4 दूनी 8, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, ये मेरे को तो पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 3 और 3 3, 3 और 3 6, 6 दूनी 12। इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। प्री मोलर सॉरी मोलर कितने हैं, I, C, P, M एंड मोलर। मोलर कितने हैं, 12, सही है। रद्रक कितने हैं, 8, सही है। कृतनक इंसाइजर कितने हैं, 8। अगर चवर्णक या प्रीमोलर कितने हैं, 8। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें दांतों की संख्या अलग दे रखी है या गलत दे रखी है। चवर्णक मोलर कितने होते हैं, 12, सही है। कैनाइन कितने होते हैं, IC 8 होते हैं। इंसाइजर कितने होते हैं, 4, लेकिन ये कितने हैं, 8। सही विकल्प का मतलब समझे कि ऐसा कि जो अलग है इन सभी से, इनका तो सही है संख्या, इसकी गलत है। अगला क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो इसको। निम्न में से दांत हेतु सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, इनेमल सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता है। दूसरा, डेंटिन का निर्माण एमिलोप्लास्ट कोशिका से होता है। तीसरा, इनेमल का निर्माण ओडेंटोब्लास्ट कोशिका से होता है। चौथा, इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। अब देखो कौन सा होगा, चौथा, चौथा ही होगा। इनेमल सभी को पता है सबसे कठोरतम है, लेकिन भाग नहीं है, क्या है, पदार्थ है, तो ये तो गलत हो गया। इनेमल का निर्माण एमिलोप्लास्ट और डेंटिन का निर्माण ओडेंटोब्लास्ट से होता है। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को कौन रोकता है, इनेमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आ जाइए अगले में। HCl को कार्य करने के लिए कौन सा वातावरण उपयुक्त रहेगा। HCl को कार्य करने के लिए 1.8 pH चाहिए, और 1.8 है वो 7 से दूर है, मतलब क्या होगा, प्रबल अम्लीय। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, अमाशय के एंजाइम हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे वाले ध्यान रखना। एक तो पीछे वाला जो मैंने मोस्ट बताया था, स्टार लगाया था, और एक ये देखो जी ऑप्शन। पेप्सिन अमाशय में होता है, ट्रिप्सिन होता है क्या, नाम ही नहीं सुना, सुना था क्या अमाशय में ट्रिप्सिन, नहीं होगा ये। पेप्सिन होता है, टाइलिन आज ही बताया था किस में होता है, लार में, ये भी नहीं होगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन आ गया फिर नहीं होगा, बच गया कौन, पेप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, और रेनिन भी होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखना। अगले पे आ जाइए। संरचना के आधार पर मनुष्य के दांत की विशेषता। कार्य या संरचना के आधार पर 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं ना, ठीक है। बढ़े आगे, लो जी बढ़ते हैं। आहार नाल के किस भाग में भोजन सबसे अधिक समय तक रहता है। 4 से 5 घंटे तक बताया था आपको, किस में, अमाशय में, सिंपल सा।
आहार नाल के विस्तार हेतु सही विकल्प। डी ग्रुप वालों में ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। रिटेल 1 वाले भी ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन आपके लेवल में यही आएगा। आहार नाल कहाँ से कहाँ होती है? अमाशय से बड़ी आंत तक होती है क्या? नहीं होती। अमाशय से गुद्दा तक नहीं होती। मुख से बड़ी आंत तक नहीं होती। मुख से गुद्दा तक। तो मित्रों, ये थे 10 क्वेश्चन डेली की क्लास में जो पढ़ाया है। जैसे आज जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चन कल की क्लास के लास्ट में होंगे 10। ये अपना प्रोसेस रहेगा, तो पढ़ते रहिए इसको बार बार, ठीक है। समझ में न आए तो कमेंट में लिखते रहिए कि सर ये कैसे हुआ। हमने संरचना पढ़ ली है, सिर्फ अग्नाशय बची है अपनी, कल करेंगे और कल पाचन खत्म कर देंगे, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।